गुड मॉर्निंग। बेसिकली आज का ये जो क्लास है, ये क्लास 11th पर है और क्लास 11th का साइंस का फिजिक्स है, क्योंकि क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे अभी एडमिशन कराएंगे और उसके लिए 11th का फिजिक्स है। फिजिक्स क्या है? सबसे पहले 11th का है, फुल मार्क्स इसका 70 का होता है, 70। और आपके ये सॉरी, इसको हटा दो। ठीक है, और हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो मैंने फिजिक्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। फिजिक्स क्या है? वो PHYSICS, इस कह सकते हैं, इसका स्पेलिंग है। लेकिन मैंने कहा पर्सनल हैप्पीनेस। पर्सनल में कॉम्बिनेशन हो सकता है कलर का, लेकिन हैप्पीनेस हर किसी का एक होता है, मतलब परिपूर्ण होता है खुद में, खुद का पर्सनल हैप्पीनेस, योर सेटिस्फैक्शन, ये मेरा बनाया सेटिस्फैक्शन और इंटेलेक्चुअल कंसेप्चुअल स्टडी है। मेरे मत से, मेरे मन से कह सकते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार से। तो ये है आपका फिजिक्स, जो कि पर्सनल हैप्पीनेस है और आपका सेटिस्फैक्शन है, इंटेलेक्चुअल है और कॉन्सेप्चुअल भी है, और ये स्टडी है, पढ़ना है। अब हम बात करेंगे इसका आगे का, इसका सिलेबस क्या है। और इसके 11th में मतलब लगभग 10 चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार से, और सभी चैप्टर को हम डिटेल करेंगे बारी बारी से। और उसके बाद जो है हमारा ये क्लास समझिए स्टार्ट हो गया। आपको जो है ऐसा उम्मीद करते हैं हम कि कहते हैं नहीं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होता है, मतलब टर्म और कंडीशन यदि सब कुछ सही रहा तो मेरा भी ये स्टेटमेंट, ये लॉ जो है फुलफिल होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये फुलफिल होगा। और हम बात करते हैं अब क्लास 11th का, फिजिक्स का सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, क्लास 11th देखिए, क्लास 11th का फिजिक्स क्या कहता है। चलिए, इसका कहे न बड़ा भाई, देखो, ठीक है, क्लास 11th का फिजिक्स 11th, सबसे पहला चैप्टर है इसका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। लिख देता हूँ, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। एंड मेजरमेंट, पहले 3 चैप्टर लिखते हैं, उसके बाद तीनों का नाम डिटेल करेंगे। दूसरा है आपका काइनेमैटिक्स, तीसरा है आपका लॉज ऑफ मोशन, एंड फ्रिक्शन। ये 3 चैप्टर है, कुल मिलाकर इसमें 10 यूनिट है, 10 चैप्टर है। पहला है फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जो है, जैसे फिजिक्स अपना एक संसार बना है, फिजिक्स का अपना एक अलग दुनिया है। जैसे डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं, उसी तरह फिजिक्स का अपना एक संसार है। और फिजिक्स ने एक संसार है, इसका इन द सेंस ये नहीं है कि इस यूनिवर्स से वो अलग है। ये फिजिकल वर्ल्ड इन द सेंस है कि आपके नज़र में और आपके नज़र से परे जितना कुछ भी है, ये फिजिकल वर्ल्ड है।
मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो विजिबल है, जो हाइड है, छिपा हुआ है, उस सारे को समेटे हुआ है फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड। क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। प्रकृति का ही अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। कहने का मतलब है कि आपके नज़र से जो भी ओझल है या जो नज़र के सामने जो भी घटनाएं, फिनोमेना, इवेंट घटित हो रहा है, उसका स्टडी ही फिजिक्स है और उस संसार का नाम ही फिजिकल वर्ल्ड है। अब टिन्नी पार्टिकल से लेकर के वास्ट पार्टिकल, मिनी और माइक्रो लेवल का पार्टिकल जब कर सकते हैं और मैसिव कह सकते हैं, तो वो सारा फिजिकल वर्ल्ड में शामिल हो जाता है। वो टेक्नोलॉजी कह लें या अर्थ कह लें या प्लेनेट कह लें या गैलेक्सी कह लें या फिर कुछ भी कह लें फिजिकल। और उसका मेजरमेंट कहने का मतलब है आपके नज़र में जो भी घटनाएं हो रहा है उसका मेजरमेंट आपको होना चाहिए, उसका परिमाप आपको होना चाहिए, उसका नाप आपको होना चाहिए। क्योंकि बगैर किसी चीज को तौले नापे आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जीवन का नाम ही है ग्रेजुअल ग्रोथ, लगातार वृद्धि। उसके बाद आता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स सेकंड चैप्टर है और काइनेमैटिक्स का मतलब ही होता है मोशन। और काइनेमैटिक्स एक तरह से स्टैटिक्स में भी होगा और डायनामिक में भी होगा। तो दो तरह से काइनेमैटिक्स में जो है कोई भी बॉडी का उसका कह सकते हैं इंटरनल पार्ट्स को हम पढ़ते हैं, उसके इंटरनल फिनोमेना को पढ़ते हैं, उसके मोशन को पढ़ते हैं, उसके वर्किंग स्किल को पढ़ते हैं, उसके वर्किंग प्रोसेस को पढ़ते हैं। ये है आपका काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स को आप बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो किया इस तरह से। उसके बाद यदि काइनेमैटिक्स में मोशन है तो फ्रिक्शन है, तो उसके लॉज को पढ़ना है। मोशन कर रहा है, गति कर रहा है यदि, तो उसमें लॉस होगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ह्यूमन बींग्स, यहाँ तक कि नेचर अपने नियम से बंधा हुआ है। इन द सेंस कि नेचर का नियम है द सन राइजेस ऑलवेज इन द ईस्ट। ऑलवेज कहना सही नहीं, क्योंकि सूरज का पूर्व में उगना ये प्रकृति का नियम है। कहने का मतलब है कि कुछ भी संसार में यदि घटित हो रहा है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, लॉज है, रूल्स है, प्रिंसिपल है। उसी तरह से मोशन का भी लॉज है, फ्रिक्शन का भी लॉज है। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे और पढ़ते ही रहेंगे जब तक है जान, जब तक है जान। चलिए अब आगे चैप्टर हम करते हैं। नेक्स्ट 3 चैप्टर और है। 4th चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है 4th? वर्क पावर एनर्जी। ठीक है। 5th चैप्टर है आपका कौन सा? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी दिख रहा हो तो। और 6 नंबर आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन। कोई दिक्कत नहीं, आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं बैठ के। चूंकि यदि हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारा फिजिक्स में
कुछ इंटरेस्ट होता है। यूं कहें कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें लॉस और बेनिफिट देखते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देखते हैं। फिजिक्स में भी कुछ इस तरह की बातें होती है, क्योंकि किसी के बारे में हम यदि स्टडी कर रहे हैं, किसी में यदि समय दे रहे हैं, तो उसके आउटकम पर मेरा नजरें बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा चीज होता है। और किसी भी काम में, किसी भी एनालिसिस में, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी स्टडी में यदि आपने समय दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें। तो उसी तरह वर्क, पावर और एनर्जी है कि इतना सारा जो आपने पढ़ा, उससे हमको क्या मिलेगा, उसका काम क्या होगा, उसका पावर क्या होगा और उसका एनर्जी क्या होगा। और यदि उसका काम और पावर पता चल गया, उसका एनर्जी पता चल गया, तो आपके जीवन को आसान बनाने में तनिक भी कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे वर्क, पावर और एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर होता है कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ये भी है, क्योंकि आपने एक बॉल को चलाया, उसके लॉज को पढ़ा, उसके टर्म कंडीशन को पढ़ा, वो कैसे वर्क करता है, उसके काइनेमेटिक्स को पढ़ा आपने। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का इन द सेंस क्या हो गया, कोई भी पार्टिकल जब एक साथ आता है, उसके अंदर का फिनोमेना जब आप पढ़ते हैं रिजिड बॉडी का, और कोई किसी का यदि उसका शेप नहीं है, ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं है, फिर भी आप उसको स्टडी करते हैं, उसमें फिजिक्स के लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी के बारे में हमको डिटेल पढ़ना होता है। मोशन ऑफ सिस्टम, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें पढ़ते हैं। कोई भी से, चाहे सिलिंड्रिकल शेप हो, अनशेप्ड पार्टिकल भी हो, उसके बारे में, उसके मोशन के बारे में, उसके कहते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं। मोशन, यह है 5 चैप्टर। और 6 है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से अवगत तो हम लोग, हमको लगता है 8th क्लास से ही, गुरुत्वाकर्षण। किसी के तरफ खींचे चला जाना आकर्षण है। अब कोई भी वस्तु को पृथ्वी की तरफ खींचा चला जाना गुरुत्वाकर्षण है। तो हम पढ़ते हैं डिटेल से गुरुत्वाकर्षण के बारे में ग्रेविटेशन चैप्टर में। और ये ग्रेविटेशन चैप्टर हमको लगता है, यदि ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हम पढ़ते हैं इसके साथ, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इससे बना हुआ है। और यदि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ते हैं, क्लास 12th का है, तो इसमें हम मैग्नेटिज्म भी पढ़ लेते हैं। इंटरकनेक्टेड है, इसलिए ग्रेविटेशन को क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है, ताकि 11th में आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो और 4 चैप्टर है, 6 हो गया है, तो 4 चैप्टर को और डिटेल से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। लिक्विड वगैरह सब, सॉलिड, लिक्विड, गैस का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस,
and kinetic theory of gases. और 10वां लिख ही देते हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स। डिटेल करते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी मैटर का स्टेज 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और बल्क मैटर है, उसमें बोलेंगे यंग्स का इलास्टिसिटी वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे। एक पॉइंट याद नहीं आ रहा हमको, कोई दिक्कत नहीं, भूल रहे हम। बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर इन द सेंस इसका प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उसका गुण पढ़ना है, उसका इलास्टिसिटी पढ़ना है, प्लास्टिसिटी भी पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आता है थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि इसके पहले मैं बल्क मैटर में आता हूँ क्योंकि आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड भी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चलाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबो देते हैं और उसमें चलाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं। आपके पास करने का बचा ही क्या है, यही सब आप करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में यही है कि हीट इंजन जिसको आप कहते हैं, कार्नोट इंजन कहते हैं जिसको, कि ये टेम्परेचर, बेसिकली हीट और टेम्परेचर का ही कॉम्बिनेशन है थर्मोडायनामिक्स। इसमें आप डिटेल से पढ़ते हैं कि टेम्परेचर क्या है, उसमें स्टीम आया तो उस स्टीम से हम क्या अपने लाइफ को यूटिलाइज करें ताकि हमारा स्टडी जो है लगभग अचीवमेंट के पॉइंट पर होगा। इसके बारे में डिटेल से हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे स्टीम इंजन वगैरह सब, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स से पहला चैप्टर। उसके बाद ना डिजिटल वर्ल्ड आया, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका तो कुछ अलग ही है। जैसे ग्रेविटेशन में तो कहने का बात नहीं है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट से, मतलब वही इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कहीं से आप छत पर से नीचे ही करते हैं, ऊपर उड़ करके भगवान के पास नहीं जाते, नीचे से ऊपर जाते हैं। क्योंकि आप नीचे से ऊपर छत पर चढ़े थे और वहां से आप संजोग से कूद गए, गिर गए, तो भगवान के पास नहीं जाते, ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से भगवान के पास जाते हैं, यदि इसको माने तो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस और काइनेटिक थ्योरी क्या है, तो भगवान के पास इन द सेंस कि भगवान का जैसे कोई नाम लेता है तो ऊपर की तरफ देखता है। रियली में फिजिक्स की भाषा बोले तो ऊपर में एक चींटी भी नहीं है, फिर भी भगवान है। तो भगवान का मतलब ही है कि उसको ना सांस लेना है, ना उसको खाना खाना है, उसको इस सब चीजों से मतलब ही नहीं है, इसलिए वो ऊपर है, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस में हम ये पढ़ेंगे कि आइडियल गैस क्या है और गैस का बिहेव पढ़ेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से जाना है कि इस हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और मून जो है, जुपिटर है, और भी सारे प्लेनेट, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है,
इन सारे के अराउंड में एटमॉस्फेयर में गैसेस नहीं है, या है भी तो बहुत कम मात्रा में है, या नहीं भी है। तो हम पढ़ेंगे कि जुपिटर पर हम पार्क नहीं बन सकता है क्या? सब मिल करके डिज्नीलैंड का मेला जुपिटर पर देखते तो कैसा रहे। और वाटर पार्क यदि बन जाए मून पर तो कैसा रहेगा। तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि कौन सा गैस वहां पर है। आखिर चंद्रमा के चारों तरफ, मून के चारों तरफ गैस नहीं है, इसका रीजन क्या है? क्यों पृथ्वी को छोड़ने वाला इंसान मोटा हो जाता है? उसके सूट्स अलग होते हैं। मेला देखने के लिए जाते हैं तो कोट पैंट और क्या क्या सब होता है, ड्रेसेस नया नया, चुन्नी सब पहनते हैं। लेकिन जब कोई मेल या फीमेल धरती को छोड़ करके ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो उसका सूट्स सेम ही होता है। ऐसा क्यों होता है, हम डिटेल से पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी में। क्योंकि उसका रीजन है, गैस वहां नहीं है, यहाँ आप गैस में है। उस गैस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके शरीर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए हम गैस का अध्ययन करते हैं, गैस का स्टडी करते हैं। ऑसिलेशन, अभी तक आपने क्या किया? ऑसिलेशन पढ़ने से पहले तक आप क्या कर भी सकते हैं? आप जितना कर सकते हैं कर लिया, और उसके बारे में स्टडी आपने कर लिया। आपने ऑब्जेक्ट को चलाया धरती पर, एक जगह से दूसरी जगह फेंका। एक छोटा सा इनर्शिया था, एक बड़ा सा, एक कार को भी आपने रन किया, ड्राइव किया। एक ट्रेन को भी आपने ड्राइव किया। किस पर? धरती पर। तो लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा, लॉज ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा। अब वो मोशन प्रोजेक्टाइल भी होगा, क्योंकि इंसान धरती पर नहीं आसमान में भी चलने लगा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने कर दिया, उसका भी लॉज पढ़ा। ठीक है। और उसके बाद आपने इस संसार के, इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को हिट भी किया, जिसको आप थर्मोडायनामिक्स बोले, और कूल भी किया आपने, रिलेवेंट है। और इस संसार के गैस का भी आपने अध्ययन कर लिया, और ऑब्जेक्ट को चलाया धरती पर भी और आसमान में भी। तीसरा आप मूवमेंट उसमें ये कर सकते हैं, उसको वाइब्रेट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ पर मोशन में कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हवा में मोशन कर सकते हैं, और मोशन का दूसरा नाम आप उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट भी कर सकते हैं। है ना, बेसिक की बात है। बच्चा बैठा हुआ है, उसको ऐसे भी चला सकता है धरती पर, आसमान में भी फेंक सकता है, और उसको इस तरह से वाइब्रेट भी कर सकता है। तो ऑसिलेशन और वेव सही है। आप नदी के किनारे बैठे हुए सोच रहे, और एक कंकड़ पत्थर उठाए पानी में फेंक दिए, तो पानी में वेव्स क्रिएट हुआ। यही आपका वेव्स है। ऑसिलेशन हुआ, वो बार बार क्रिएट हुआ। वो पत्थर जब तक पानी की गहराई तक नहीं जाएगा, वेव तब तक वो क्रिएट होता रहेगा। और वेव में आप पढ़ेंगे कितने तरह का वेव होगा। उसके बाद पढ़ेंगे क्या वेव को पानी में भी क्रिएट कर सकता है या फिर हवा में भी। उसके टर्म कंडीशन, उसका मेजरमेंट, जो कि अभी तक हमने 10वां चैप्टर हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट। इसलिए जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट, उसका मेजरमेंट हमारे हाथ में होगा। क्योंकि फिजिक्स का नियम ही है, जो बहुत बड़ा है
उसको छोटे 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 टुकड़े में बांट दो। जो बहुत छोटा है उसको धीरे 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 जोड़ करके बड़ा बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा फिजिक्स का क्लास 11th का सिलेबस और थोड़ी थोड़ी उसका चैप्टर वाइज डिटेल जानकारी। और इसके नंबर की बात करें तो फर्स्ट ये 3 चैप्टर जो है ये आपका 23 नंबर का आता है ना। ये यूनिट 1, 2, 3 ये 23 मार्क्स का आएगा। ये 17 मार्क्स का आएगा। और फिर 20 मार्क्स का आएगा। ये 20 मार्क्स का आएगा। और ये फिर 10 मार्क्स का आएगा। फर्स्ट 3 चैप्टर 23 मार्क्स, 4, 5, 6, 17 मार्क्स और 7, 8, 9, 20 मार्क्स का और ऑसिलेशन वेव 10 मार्क्स का। कुल मिलाकर के ये 17 मार्क्स का चैप्टर है, टोटल 10 चैप्टर। और इसमें सबसे पहला चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड। इसके लेक्चर को आपने यदि पढ़ लिया, इसके कॉन्सेप्ट को आपने यदि समझ लिया और उसको आप यदि माइंड सेट उसके बेस पर यदि आपने बना लिया तो एलन मस्क के बाद प्रोफेशनल टस्क आपका नाम हो सकता है। धन्यवाद। पढ़ेंगे डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ। ठीक है। और मैं इस बता दूं कि यदि आप 10 चैप्टर पढ़ते हैं और चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीजन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद थ्योरी का डिटेल पढ़ते हैं, उसके बाद जितना भी एग्जाम हो रहा है यदि उसमें 11th 12th का फिजिक्स पूछ रहा है और सारे क्वेश्चन को यदि डिटेल आप पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।